दो दिन पहले मोदी ने छोड़ा मैदान। राहुल गांधी के कैंपेन से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। दो दिन पहले ही मोदी मैदान छोड़कर चले गए। अब और चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। पलवल में आखिरी चुनाव प्रचार था। माना कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव प्रचार तो बाकी है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही मैदान छोड़ दिया? दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तो अंतिम 4 दिन यानी 3 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ है कि कहाँ जाना है, कब सभा करनी है, कब लोगों से मिलना है, कब पदयात्रा करनी है। हाइब्रिड यात्रा कर रहे हैं वो। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों 2 दिन पहले चुनाव मैदान छोड़कर चले गए? ये बात आज समझने की है। एक तो वो चुनाव मैदान में आए बहुत देर से, अमेरिका घूम रहे थे, और दूसरा चुनाव मैदान में चले भी गए पहले 2 दिन पहले। अरे ये नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव के प्रचार के अंतिम समय तक, यहां तक कि निर्धारित जो 5 बजे का समय होता है वो बीत जाने के बाद भी प्रचार करते रहने के लिए ख्याति प्राप्त है, जिसको कुख्यात भी लोग बोल सकते हैं। जब आचार संहिता टूटती है तो उसको कुख्यात ही बोलते हैं। तो 5 बजे का समय बीत जाने के बाद भी चुनाव प्रचार में रत रहने वाला व्यक्ति चुनाव प्रचार से 2 दिन पहले, प्रचार समाप्त होने की घड़ी से 2 दिन पहले चुनाव मैदान छोड़ दे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसे मैदान छोड़ना ही तो कहा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी ने मैदान छोड़ दिया है? इसका जवाब सीधे तौर पर हां है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी विवश हो गए चुनाव मैदान छोड़ने के लिए? इसके दो तरफा कारण हैं। एक कारण स्वयं नरेंद्र मोदी जी के खेमे में है, बीजेपी में है, और दूसरा कारण उनके स्पर्धी कांग्रेस में है, कांग्रेस के कैंपेन में है, उसकी लीडरशिप में है। और मोदी बनाम राहुल, ये जो बार बार हरियाणा का चुनाव स्वरूप ले रहा था, इससे डर गए नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने आप को खींच लिया कि हरियाणा का चुनाव मोदी बनाम राहुल ना हो, राहुल ही राहुल हो, राहुल बनाम मोदी या मोदी बनाम राहुल ना हो। ये सबसे बड़ा कारण है। एक प्रदेश की हार, एक प्रदेश की जीत नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मायने नहीं रखती, किसी भी राजनेता के लिए बहुत मायने नहीं रखती, अगर उसके राष्ट्रीय स्तर पर छवि का सवाल पैदा हो जाए। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की क्या छवि बनने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में फर्क ये है कि जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी जी की छवि बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन हरियाणा से बनती बिगड़ती है। क्योंकि हरियाणा 10 साल से बीजेपी के पास में है और जबरदस्त तरीके से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेकर के उनके सांसद जीतते रहे हैं, और 10 के 10 सांसद जीतते रहे हैं। 2024 को छोड़ दे तो, छोड़ क्यों दे 2024 को? 2024 में ही तो विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो 2024 में बीजेपी की ताकत घट गई, और 2024 के लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पीछे रहने वाली है, सत्ता खो रही है, सत्ता से बाहर हो रही है। इसका अंदाजा अगर सबसे पहले किसी को हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जिनको पता चल गया कि उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। ऐसा नहीं है
कि हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई भी बात बिना तर्क के नहीं कहनी चाहिए। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया था कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, तभी उनके मन में ये बात आ गई थी कि हरियाणा जीतना मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने कोशिशें की कि उसको भरपाई की जा सके। कई स्टेट में ये कोशिशें सफल भी रही हैं बीजेपी के लिए, लेकिन हरियाणा में अपोजिशन लगातार चुनाव मैदान में डटा रहा और यूं कहें कि हरियाणा सबसे ज्यादा आंदोलित रहा, एजिटेशन में रहा। हरियाणा का वोटर वोकल रहा और कांग्रेस ने उसको अपने साथ जोड़ा या कांग्रेस खड़ी रही। इसके अलावा हरियाणा का मुद्दा पकड़ने में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। हरियाणा का क्या मुद्दा है, हरियाणा को क्या चाहिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी समझाने में विफल रही। नरेंद्र मोदी कोई आशा जगाने में विफल रहे। अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषण को ही देख लेंगे तो आज उनका भाषण क्या है, मैं अभी आऊंगा, बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने बोला क्या है। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वही लगभग सभी सभाओं में वही पॉइंट रहा। हरियाणा में जो उन्होंने सभाएं की, 4 सभाएं की हैं, सब में लगभग वही पॉइंट रहे हैं। एक बाइट हम नरेंद्र मोदी की सुनाना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गांधी जी सत्य का प्रयोग करते थे और कांग्रेस आज की जो है वो झूठ का प्रयोग करती है। ऐसा कहने के पीछे नरेंद्र मोदी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी अब वो संविधान बचाने वाली बात, वो उसका पूरे तौर पर जिक्र नहीं करते, इशारों में बात करते हैं कि संविधान बचाने वाली बात, आरक्षण खत्म होने की आशंका वाली बात झूठ थी और उसी झूठ का हरियाणा में एक बार फिर से विस्तार हो रहा है और कांग्रेस के लोग बिना नाम बताए वो राहुल गांधी पर हमला करते हैं कि वो झूठ का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी कांग्रेस को झूठ का विस्तार बता रहे हैं, तो आप अपने सच का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आप आखिरी दम तक चुनाव प्रचार करने की एक जरूरत, एक गरज से भी पीछे हट गए। आपने पहले ही हार मान ली। पहले मैं नरेंद्र मोदी जी की वो बाइट आपको सुनाना चाहता हूं जो वो कह रहे हैं कि झूठ का प्रयोग कर रही है कांग्रेस। उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती हैं कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को पलवल में इस विधानसभा चुनाव की आखिरी सभा कर रहे थे और अब वो कोई सभा नहीं करने वाले हैं। और हम कह रहे हैं कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने मैदान छोड़ दिया है। उनके भाषण में सिर्फ कांग्रेस को कोसना रह गया, को अपनी ओर से कोई वादा करते नहीं दिखे। पलवल की सभा में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम पिछड़ी जाति के कोख से पैदा हुए हैं, इसीलिए हमें इतनी गालियां दी जाती हैं। आप समझिए, प्रधानमंत्री की आलोचना, राजनीति में जो आलोचनाएं होती हैं उसको गाली बोल करके वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं। राजनीति में राहुल गांधी को क्या कम गालियां पड़ी हैं?
उम्र में नरेंद्र मोदी से तो छोटे हैं राहुल गांधी। 50 और 75 का मामला है, यानी राहुल गांधी की जितनी उम्र है उसकी 1.5 गुना उम्र नरेंद्र मोदी की है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी से कम गालियां पड़ी हैं राहुल गांधी को? लेकिन कभी राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों ने मुझे ऐसा बोला, बीजेपी के लोगों ने ऐसा बोला, किसी आरएसएस के लोगों ने ऐसा बोला? राहुल गांधी ने कभी इस तरीके से शिकायत नहीं की। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? बहरहाल वो उनका स्वभाव, वो उनकी हताशा, वो उनकी निराशा, वो उनका फ्रस्ट्रेशन जो इस विधानसभा चुनाव में झलक रहा है। ये कर्नाटक में भी झलका था, वहां भी उन्होंने कहा था कि हमें 92 गालियां दी गई। अब तो सेंचुरी पार हो गया ऐसा बताते हैं। 92 गालियां दी गई, कर्नाटक में भी बोला था, लेकिन जनता ने इन विक्टिम कार्ड को स्वीकार नहीं किया था। क्या हरियाणा में करेंगे? क्यों करेंगे? अरे प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे? प्रधानमंत्री कोई राजा थोड़े हैं। नॉन बायोलॉजिकल बोल देने से क्या जनता मान लेगी कि आप भगवान हैं? भगवान मान लेती तो नहीं बोलते। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान ही मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं। कोई आलोचना कर दे तो वो गाली हो जाती है। अभी वो कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति के कोख से पैदा हुए, कभी कहते हैं कि हम किसी की कोख से पैदा नहीं हुए, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिए उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, थोड़ी जल्दी जल्दी में ही। देखिए, वो कह रहे हैं आखिरी सभा में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि हरियाणा के तेज विकास की गारंटी ये मोदी की गारंटी है, ऐसा बोलते हैं। तो 10 साल में तेज विकास हुआ कि नहीं हुआ जनता आपको परखेगी। जब 10 साल आपकी गारंटी नहीं चली तो आगे 5 साल के लिए क्यों आपकी गारंटी मान ली जाए, जनता मन में सोचेगी। उन्होंने कहा कि पलवल देश का हाईवे हब बन रहा है, इस बात को भी जनता परखेगी। बीजेपी सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही, इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं कि 24 फसलों की खरीद, हरियाणा में 24 फसल होती ही नहीं है तो खरीद कैसे हो रही है? और फिर कहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है, ये नरेंद्र मोदी का आरोप है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ठगी की लत के कारण झूठे वादे बेच रहे हैं कांग्रेस के लोग। वो आरोप लगाते हैं कि फौजियों के साथ धोखा किया, कांग्रेस हमारी सेना पर भी हमला करती है, एससी ओबीसी आरक्षण का हक कोई छीन नहीं सकता, ये बात नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। वो कह रहे हैं कांग्रेस देशभक्ति को तोड़ने के लिए नए प्रयोग कर रही। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस देशभक्ति को ही चूर चूर करना चाहती है, कांग्रेस उलझाने में एक्सपर्ट है। और वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के राज में लोग मूल सुविधाओं से वंचित थे, कांग्रेस के अंदर कलह मची है, ये भी बात कहते हैं। कांग्रेस को एमपी की जनता ने दिन में तारे दिखा दिए और 10 साल वहां भी शासन था, इसलिए कहते हैं कि हरियाणा में भी उसी तरीके से जनता दिन में तारे दिखाएगी, ये कह रहे हैं। और वो कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सिमटी हुई है। ये कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण है। अब आप ये बताइए, जो 16 पॉइंट्स हमने पढ़कर सुनाए नरेंद्र मोदी के भाषण के, और 1-2 पॉइंट्स अलग से हमने बातचीत की आपसे, इन पॉइंट्स पर, इन वादों पर जनता कैसे यकीन करे? हरियाणा को और आप विकास में ले जाएंगे, कैसे जनता मानेगी? तो अब नरेंद्र मोदी को लगा कि हमारी गारंटी चल ही नहीं रही है, हम कांग्रेस को कोस रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मैदान छोड़ने का फैसला ले लिया। ये बात आप समझिए। इसके बाद काउंटर, मैंने पहले ही कहा बातचीत शुरू करते समय कि नरेंद्र मोदी ने जो मैदान छोड़ा है इसके 2 कारण हैं। एक कारण स्वयं अपने तरफ है, नरेंद्र मोदी की तरफ है, और उनके भाषणों में अब कोई नई बात नहीं रह गई, कोई नया भरोसा नहीं रह गया।
विश्वास की कमी दिखी, जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे थे। इन सब कारणों से उनके मन में निराशा पैदा हो रही थी और उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वो कोई रैली बाकी बचे हुए दिन में नहीं करने वाले हैं, जो 3 अक्टूबर तक समय बचा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने कांग्रेस को में नई जान फूंक दी है, देश भर के कांग्रेस के लोगों में नई जान फूंक दी है और अपने इनोवेटिव तरीके से आज तो राहुल गांधी ने जलेबी वाली सियासत चल दी। जलेबी वाली सियासत आप समझ रहे हैं, हर दिन अब तक क्या था कि वो डंकी रूट बता रहे थे और डंकी रूट बताते बताते हरियाणा के रूट में पहुंच गए, अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को, अपने आप को जनता के बीच में उस डंकी रूट के जरिए मौजूद करा लिया, क्योंकि डंकी रूट से जनता बिल्कुल आहत और परेशान थी और राहत देने का काम, एहसास कराने का काम, मरहम लगाने का काम राहुल गांधी ने किया। अब राहुल गांधी ने अगला जो पकड़ा है थीम, वो है जलेबी। अब इस जलेबी थीम के तहत उन्होंने पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी की सियासत को, नरेंद्र मोदी की सियासत को तार तार कर दिया है, आसमान से जमीन पर लापटका है। अब ये जलेबी वाली सियासत क्या है, ये हम आपको राहुल गांधी के मुंह से पहले सुनाना चाहते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को
बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, यह हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जलेबी वाला हमला आपने सुना। अब इसको मार्क कीजिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। पहले बहुत स्वादिष्ट जलेबी उनके हाथ लगती है, उस जलेबी को लेकर सबसे पहले उनके मन में आता है कि अपनी छोटी बहन जिसको जलेबी बहुत पसंद है उसके लिए ले जाऊं। वो मैसेज करते हैं और उस मैसेज को सभा में पढ़ के सुनाते भी हैं कि इससे उनकी इंसानियत झलकती है, छोटी बहन के लिए प्यार झलकता है, और उसके बाद उनके दिल में इस जलेबी को लेकर के ख्याल आता है कि ये जलेबी तो पूरे देश के लोगों को खानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं इसका इस तरीके से प्रचार प्रसार होता है। वहां उनको ट्रेड दिखने लगता है, वो दुनिया में भी इस जलेबी को खिलाने की बात सोचने लगते हैं। इसके लिए क्या कमी है, किन प्रयासों की कमी है, इसको सामने लाते हैं और कहते हैं कि अडानियों को तो बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। क्या इस जलेबी वाले को ऐसी मदद बैंक से नहीं होनी चाहिए कि उसकी जलेबी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, दुनिया में बेचा जा सके, दुनिया में ये जलेबी का स्वाद पहुंचे। ये सिर्फ जलेबी की बात नहीं है, ये देश में पैदा होने वाले फल, कृषि उपज, छोटे छोटे, क्योंकि हम जानते हैं खाने पीने के मामले में हिंदुस्तान बहुत रिच है। कभी मसाले हमारे दुनिया में लोकप्रिय हुआ करते थे, मिठाइयां लोकप्रिय हुआ करती थी, खान पान, मलमल कालीन, सूती कपड़ा, तमाम चीजें हिंदुस्तान की दुनिया में हिट हुआ करती थी। लेकिन आज हम 21वीं सदी में अपना प्रोडक्ट दुनिया में क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल राहुल गांधी ने जलेबी के माध्यम से रखा और ये एक बार फिर बताने की कोशिश की कि ये अडानी का जो प्यार है, अमीरों के लिए जो प्यार है, ये जनता के लिए दुश्वार बन गया है, परेशानियों का सबब बन गया है। जनता के छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कारोबार, जिसके बारे में वो बताते हैं कि जो नोटबंदी, जीएसटी, इन कारणों से ये तबाह हो गए। यानी पूरी मोदी की सियासत पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी जलेबी के माध्यम से। जलेबी कहाँ की? हरियाणा की। कहाँ बोल रहे हैं? सोनीपत में बोल रहे हैं। यानी सोनीपत की धरती से, हरियाणा की धरती से स्थानीयता से जोड़ते हुए जलेबी को कैसे एक प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश में फैलाया जा सके, इस पर वो बात करते हैं। ये राहुल गांधी ने एक तरह से सियासत का एक नया तरीका ढूंढा, टच देते हुए। ये दिखता है जलेबी वाले आक्रमण में। एक और बात जो आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, 2 दिन से उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी कहा था, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र वास्तव में परिवार परेशान पत्र बन गया है। और हरियाणा में जो लोग भी रह रहे हैं वो इस परिवार पहचान पत्र के आने के बाद वास्तव में पहचान का संकट झेल रहे हैं।
पहले आधार था और राहुल गांधी ने सही कहा कि उसको निराधार बना दिया। इस परिवार पहचान पत्र ने परेशानी का सबब बना दिया। वो ये कहते हैं कि किसी को करोड़ों का ठेका देना था तो हरियाणा के लोगों को कैसे परेशान किया गया, उसी का नतीजा है ये हरियाणा परिवार परेशान पत्र। और ये परिवार परेशान पत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। और क्या दिक्कत आ रही है मैं अगर आपको बताऊं, उससे अच्छा है कि लोगों ने राहुल गांधी को क्या बताया है उसको आप जानिए, समझिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने पकड़ा है। और बीजेपी इस मुद्दे को पहले अपने पक्ष में बोल रही थी कि इस मुद्दे से पूरा हरियाणा उनको वोट करेगा। ये मुद्दा उलट गया क्योंकि ये परिवार पहचान पत्र न रह करके परिवार परेशान पत्र बन गया। जनता क्या शिकायत कर रही है पहले वो सुनिए, वो सुनना बहुत जरूरी है, तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या है इसमें जो परिवार के मेंबर हैं ना, जितने भी हैं, उनका सारा कार्ड मतलब दिखाते हैं भी इनको क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनका ऑक्यूपेशन है, क्या कितने इसमें सर्विस कर रहे हैं, कितने इसमें बुजुर्ग है, कितने, वो सारा दिखाते हैं। इसमें इनकम चढ़ाते हैं जी। मैंने लोन ले लिया, मेरे को जरूरत है बैंक से 5,000 6,000 रुपये गोल्ड पे ले लिया, ज़मीन पे ले लिया, किसी चीज़ पे ले लिया, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र आ गया पैसा, वो मेरी इनकम मानी गई। वो क्यों मानी गई? जब मैं लोन ले रहा हूँ इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना इसको कोई अनाज मिलेगा, ना इसको गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, ना इसको कोई और सब्सिडी मिलेगी। किसका आइडिया था? ये तो मोदी जी का ही आइडिया है जी, हमारा तो है नहीं। और 10 साल से परेशान हैं हम, हमारे पास तो कागजात ही पूरे नहीं होते। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में सालाना 1,80,000 है, पर मंथ 15,000 रुपये सर सिर्फ, तो आप ना तो कोई नौकरी ले सकते हो हरियाणा में जी, ना ही आप राशन ले सकते हो सर। और भी जो कोई किसी भी प्रकार की स्कीम है, सब में अडंगा है फैमिली आईडी की इनकम का। जो भी देखेंगे फैमिली आईडी को देखेंगे सर, और इनकम जो है वो 2-3 महीने के बाद अपडेट होती रहती है सर। जैसे 3 महीने में मेरे खाते में मैंने किसी से उधारी ली, या कोई मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपना सामान बेचा, 1 लाख या 2 लाख मेरे अकाउंट में कहीं से सर आ गए, तो इन्होंने तो अकाउंट देखना जी, भी 2 लाख आए हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख उसमें ऐड हो जाएगी मैडम खुद ही। लोन भी हो तो? जी जी सर, लोन भी केसीसी का लोन है जैसे, तो हम जो पैसे लेते हैं तो पहले वो सेविंग में आएगा, सेविंग से निकाल लेंगे। अगर सेविंग में हम लेन देन कर रहे हैं सर, तो वो फैमिली आईडी में ऐड वाकई होगा। फसल का पैसा है सर, अकाउंट में आता है सर पैसा, उसको इनकम मान लेते हैं जी। अगर किसी कोई ठेकेदारी पर था जी, मैंने किसी के 5 एकड़ जमीन ठेके पर ले ली, 50,000 तो ठेका जी उसका, तो 2.5 लाख रुपए ठेका चले गया जी, तो उसमें से मेरे पास 3 या 4 लाख की दान हो भी गई, तो मेरी इनकम 4 लाख सालाना बढ़ गई जी। तो बताओ सर आप जी, कहाँ का सूल है जी। तो ये फैमिली आईडी का एक और इशू सर, अगर आप अपने मेंबर को ऐड कराना चाहते हो करा सकते हो, अगर डिलीट कराना चाहते हो तो मुमकिन नहीं है जी। सर इसमें बहुत परेशानी है, आज तक जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिला, 7 साल हो गए, चक्कर काट काट के थक गए हैं। फादर एसटी है और बेटा एससी हो गया, ये गलतियां ऐसे बढ़ती हैं। और बिल्कुल दिहाड़ी हमारी 300 के लग। जो भी लिखना चाहते हैं लिख देते हैं। हाँ जी सर, अपनी मर्जी से। तो मतलब बीपीएल बंदे को मतलब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इनकम दे सकते। हाँ जी सर, ये अपनी मर्जी से। मतलब ये गरीब लोगों से, मतलब हाउस वाइफ की जो इनकम दिखाई गई है, हाँ जी मैम, ये जो है 50,000 इनकम देखो जी। ठीक है, बट आपका कहना है कि इसको कैंसिल करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे आम लोग कैसे परिवार पहचान पत्र से परेशान है कि एक आईडी बना दी जाती है पूरे परिवार की, उस आईडी में सबका इनकम उसको देखा जाता है, इनकम फ्लक्चुएट होता है और उस हिसाब से वो बीपीएल में आते हैं कि नहीं आते हैं वो तय हो जाता है। जैसे किसी ने लोन ले लिया तो लोन के को भी इनकम मान लिया जाता है, किसी किस्म से जमीन से जुड़ा हुआ कुछ जमीन बेच दी, गाड़ी बेच दी, इस तरह की बातें हुई तो उसको भी इनकम मान लिया जाता है और दौड़ने के लिए, दौड़ भाग करने के लिए परेशान कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर अलग अलग फैमिली है कि ज्वाइंट परिवार है तो सबको ज्वाइंट परिवार सबकी इनकम एक साथ जोड़ के उसको धनाढ़ी वर्ग में या टैक्सेबल इनकम वाले वर्ग में डाल देते हैं और उनको सारे फायदों से वंचित कर देते हैं। यहां तक ये तो नॉर्मल बात हुई। उसके बाद हुआ ये है कि उम्र लिखने में
किसी की उम्र कुछ 70 साल से ज्यादा है, उसकी उम्र कम लिख दी गई, जिसकी कम उम्र है उसकी उम्र ज्यादा लिख दी गई। ये परेशानी तो अलग से है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं है। उससे होता है कि जो वृद्धावस्था पेंशन का हकदार है उसको हकदार नहीं रह जाता है, और जो हकदार नहीं है वो कागज में तो रह जाता है लेकिन मिलता नहीं है, चूंकि वो क्यों मिलेगा, वो तो बुजुर्ग है ही नहीं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जिसको कांग्रेस अब परिवार परेशान पत्र का नारा दे रही है और वो बोल रही है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि ये अकेला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशान करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए काफी है, और इस मुद्दे को कांग्रेस ने पकड़ा है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है, हम चाहते हैं कि वो भी आपको सुनाते हैं और उसको सुनाने के बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। पहले आधार कार्ड था, अब परिवार का एक बना दिया है। क्या कहते हैं उसको? परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था, कहा भैया नया काम करते हैं, चलो परिवार परेशान पत्र बनाते हैं, चलो हरियाणा के परिवारों को परेशान करते हैं। कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा, और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार परेशान पत्र में आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा का पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देंगे। राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि सरकार आने पर परिवार परेशान पत्र को खत्म कर देंगे। ये बड़ा वादा, और ये चुनाव में इस मुद्दे को बड़ा बनाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। हम फिर से उस विषय पर लौटते हैं कि क्यों 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। ये सब कारण है कि नरेंद्र मोदी कोई नया विश्वास जगा नहीं पा रहे थे, आशा और उम्मीद जगा नहीं पा रहे थे, स्फूर्ति पैदा नहीं हो रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं हो रहे थे, सभाओं में भीड़ नहीं आ रही थी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक समा बांधे चले जा रहे थे। उनकी यात्रा में, उनकी सभाओं में भीड़ जबरदस्त उमड़ रही थी। तो ये नाउम्मीदी और निराशा जो बीजेपी खेमे में थी वो और बढ़ती चली गई, और नरेंद्र मोदी के तक ये निराशा फैल गई, और निराश और हताश होकर उन्होंने मैदान छोड़ने का तय किया। राहुल गांधी ने संविधान पर हमला, इसको भी नए तरीके से परिभाषित किया। संविधान पर हमला होता क्या है, किसको कहते हैं संविधान पर हमला, इस बात को राहुल गांधी ने आज बढ़िया से समझाया और बताया कि क्या हमारी देश की ज्यादातर जनता लोग अपनी बच्चियों की शादी करने में, अपने घर में शादी करने में जमीन नहीं बेचते? हकीकत नहीं है, बिल्कुल जमीन बेचते हैं, कर्जा लेते हैं, तब घर में शादी होती है। एक तरफ ये हालात हैं, और दूसरी तरफ अंबानी की शादी, इसका जिक्र करते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए। एक तरफ देश के लोग कर्जा लेकर शादी करें और दूसरी तरफ शादी में हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए जाए। ये संविधान के समानता के सिद्धांत का अपमान है कि नहीं है? ये कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस 25 आदमी को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। वो हजारों करोड़ शादी में खर्च कर सकते हैं, बाकी लोग कर्जा लेकर के शादी करेंगे। ये अन्याय है, संविधान पर हमला है, संविधान पर आक्रमण है। ये बात राहुल गांधी समझा रहे।
वो कहते हैं कि जो आरक्षण है, जो दिया हुआ है, संविधान के तहत प्रदत्त है, उसका पालन नहीं कराना, उसके हिसाब से वैकेंसी नहीं होना, लैटरल एंट्री करना, हक नहीं देना, ये क्या संविधान पर हमला नहीं है? राहुल गांधी कहते हैं ये भी संविधान पर हमला है। राहुल गांधी कहते हैं कि आम किसानों को लोन नहीं मिलेगा, आम मजदूरों को आम लोगों को कोई कारोबार करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, और अडानियों को फ्री में लोन दे दिया जाएगा, बैंक बुला बुला करके पैसे देंगे। तो ये क्या संविधान पर हमला नहीं है? ये भी संविधान पर हमला है। राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी तो सब समान रूप से देता है, अडानी भी कोई सामान खरीदते हैं तो उतना ही जीएसटी देते हैं जितना आम जनता देती है, आम लोग देते हैं। तो जीएसटी सबसे समान रूप से वसूला जाता है, तो लोन देने में ये भेदभाव क्यों? आम लोगों को लोन नहीं मिलेगा और अडानियों को लोन मिलेगा, उनको फ्री में जमीन मिलेगी और आम लोगों को अपनी जमीन बेच करके रोजगार खोजने विदेश में जाना पड़ेगा। ये संविधान पर हमला है। संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है बराबरी, हर तरह से बराबरी, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, और बहुत सारी बातें जो हर नागरिक को देश पर समान अधिकार स्थापित करता है। ये संविधान है। इस संविधान का हर जगह उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये सरकार केवल कुछ लोगों के लिए काम करती है। राहुल गांधी संविधान पर हमला को, अग्निवीर को भी संविधान पर हमला बताते हैं। वो बताते हैं कि अग्निवीर जो लाया गया है, ये दरअसल रक्षा बजट को कम करने के लिए, पेंशन का पैसा बचाने के लिए, सैलरी कम देना पड़े, कम समय तक देना पड़े, इसके लिए पैसा बचा के रक्षा बजट को, वो जो पैसा बचता है उस पैसे से अडानी को उसको दे दिया जाए, ताकि वो रक्षा डील में इस्तेमाल करे। और रक्षा डील में क्या इस्तेमाल होता है, सेना के फंड का पैसा कैसे इस्तेमाल होता है, उसको भी राहुल गांधी बताते हैं कि अडानी कोई हथियार खुद नहीं बनाता, वो इजराइल में बने हुए हथियारों को बस ब्रांडिंग करके और उसको बेचता है। तो ये जो है, ये पूरी पॉलिसी जो बनाई जा रही है, आम जनता के खिलाफ बनाई जा रही है, अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, और ये संविधान पर हमला है। मैं आपको राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को थोड़ा बताना भी चाहता हूं, कि सुनाना भी चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। बस एक छोटी से इस पर संविधान को के हमले को एक शादी के तौर पर उन्होंने कैसे समझाया है, शादी के बहाने, वो सुनिए। मीडिया में किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का चेहरा देखा है, गरीब कारीगर का चेहरा देखा है ना? क्यों नहीं? क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर ये संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? तो ये हम बदलना चाहते हैं। संविधान पर आक्रमण को राहुल गांधी समझाते हुए कि आम गरीबों का चेहरा, आम मजदूरों का चेहरा, किसानों का चेहरा आप टीवी पर नहीं देख पाते। टीवी पर
कुछ लोगों का चेहरा बारंबार दिखता है। यह भी संविधान पर आक्रमण है और कई तरीकों से उन्होंने बताया कि संविधान पर आक्रमण जो हो रहे हैं उसको हम बदलना चाहते हैं। तो ये बातें हरियाणा की जनता को साफ तौर पर समझ में आ रही हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो 36 बिरादरी की होगी, सबको सम्मान मिलेगा, सबको हिस्सेदारी मिलेगी। और इस तरीके से वो विश्वास दिलाते हैं कि ये सरकार जो अभी आम लोगों के हक में काम नहीं कर पा रही है, जो दूसरी सरकार आएगी वो उन शिकायतों को दूर करेगी, रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। रोजगार के मामले में दावा नरेंद्र मोदी जी का भी है कि वो 2 लाख रोजगार देंगे और कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने भी किया है। लेकिन जनता सीधे सवाल करती है कि अब तक आपने क्या किया? आपने तो देश में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन वो वादे रह गए। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, सबको घर हो, सबके घर में नल हो, नल में जल हो, तमाम तरह की बातें की थी, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इन बातों को जनता याद कर रही है और राहुल गांधी उसको मरहम लगाने का काम कर रहे हैं कि बहुत हुआ, अब इस सरकार से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हरियाणा का चुनाव एक तरफा हो गया है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव मैदान छोड़ दिया है। चुनाव खत्म होने के 2 दिन पहले ही, चुनाव प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले ही चुनाव मैदान छोड़ दिया है। पूरे, जब सेनापति ही मैदान छोड़ दे तो सेना का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी सेना के साथ डटे हुए हैं। वो पूरे जीटी रोड इलाके में घूम चुके हैं। आगे भी 2 दिन का कार्यक्रम जो उनका है वो जनसंपर्क का है, सभाओं का है और जनता से कनेक्शन करके वैचारिक धरातल पर समझा करके लोगों को बीजेपी की नाकामियां बता करके, कांग्रेस की ओर से सपने दिखा करके वो ये बता रहे हैं कि हम तब्दीली लाएंगे समाज में। अब जनता विश्वास करती है या नहीं करती है, कम करती है या ज्यादा करती है, ये वोट के बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले की जो फिजा बता रही है, जो आत्मविश्वास नेताओं की चेहरों पर इधर या उधर बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि परिवर्तन की आंधी हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में चल रही है। जम्मू कश्मीर में आज मतदान हुआ, भारी मतदान हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज की वोटिंग थी। वोटिंग खत्म हो गई और इस वोटिंग को देखा जाए तो 65.65% तीसरे फेज की वोटिंग है। सबसे ज्यादा पहले फेज में 61.38 वोटिंग हुई थी, दूसरे फेज में 57.31% वोटिंग हुई थी और आज जो वोटिंग हुई है उसका पूरा देखा जाए तो बांदीपुरा में 64.85%, बारामूला में 55.73%, जम्मू में 66.79%, कठुआ में 70.53%, कुपवाड़ा में 62.76%, सांबा में सबसे ज्यादा 73.45%, उधमपुर में 72.91% और औसत 65.6%। यानी बहुत बम्पर मतदान हुआ है। और ये फेज जो है, इसी फेज में भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद बची हुई थी कि इस फेज में ज्यादा से ज्यादा वो सीटें लेकर के आए। अब ये बढ़े हुए वोट प्रतिशत का क्या फायदा बीजेपी को मिलता है या कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिलता है, ये तीसरे फेज का जो आकलन है, ये आकलन थोड़ी समय बाद स्पष्ट होगा। लेकिन पहले और दूसरे फेज में निश्चित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जबरदस्त लीड ले रही है। तीसरे फेज का मूल्यांकन चूंकि
जो प्रतिशत वोट हैं क्षेत्रवार और ज्यादा समझ में आता है, तब उसका मूल्यांकन हो पाता है। तो अब जम्मू कश्मीर में मतदान खत्म हो चुका है। मतदान पर के बाद क्या स्थिति है, इस पर भी हम एक अलग से इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। सरकार बन रही है तो किसकी बन रही है और किस तरह से बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है कि सामान्य बहुमत से बन रही है, कि क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज कीजिए, अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगता है। इसी आग्रह के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।